हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। हम लोग यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रहे थे जो आपका 18 जुलाई शिफ्ट 2 को यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इसका पहला पार्ट हमने पिछले वाले लेक्चर में यहाँ पर कर लिया था। आज इसका हम यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 इसका होने वाला है। विच अमंग द फॉलोइंग प्लास्टिक स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का भंडारण कौन सा लवक यहाँ पर करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है यहाँ पर, या फिर एलायोप्लास्ट करता है, एमाइलोप्लास्ट करता है, या फिर एल्यूलोप्लास्ट यहाँ पर करता है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है? मंड लवक, यानी कि एमाइलोप्लास्ट जो यहाँ पर होता है वो क्या करता है? यहाँ पर स्टोर करता है किस चीज़ को? कार्बोहाइड्रेट्स को। तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम किसका है? यहाँ पर एमाइलोप्लास्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ऑफ एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज, एक इलेक्ट्रो में क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, उसके दो यहाँ पर एटम से ले लेते हम, उनके बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है उस बॉन्ड का किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कौन सा यहाँ पर बॉन्ड बनने वाला है? एग्जाम्पल की बात कर ले तो हमारे क्लोरीन है, यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। तो आपको पता ही होगा जो ये Cl2 मॉलिक्यूल होता है, क्लोरीन यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, दूसरा क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव ही रहेगा, दोनों के दोनों यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके इसमें जो बॉन्ड बनने वाला है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है, यानी कि सह संयोजक बंध का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, इनमें से एक क्या है? दुर्बल अम्ल कौन सा है? दुर्बल अम्ल कौन सा है इनमें से? ठीक है, तो एसिटिक एसिड है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। देखो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। इन सब में से वीक एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और करना है, इनके जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यानी कि केमिकल फॉर्मूला होता है रासायनिक सूत्र होता है, वो भी याद रखना है, क्योंकि आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला इनमें से कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला कौन सा होगा, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ये सब चीज़ें भी आपको बेसिक सी पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो एसिटिक एसिड होता है उसको हम यहाँ पर CH3COOH से जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को हम जानते हैं H2SO4 से, H2SO4 इसका केमिकल फार्मूला होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, एंड नाइट्रिक एसिड की बात करता हूँ मैं यहाँ पर तो HNO3। HNO3 क्या होता है? यहाँ पर नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये थोड़े से बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? विच वन इज कॉल्ड कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड। यार वेटलैंड की कन्वेंशन जब भी आपके पास आ जाएगी, रामसार कन्वेंशन यहाँ पर डायरेक्टली टिक कर लेना, ये बहुत बार आ चुका है, आपके पिछले जो पेपर हुए थे उनमें भी ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रमोट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट। नाइट्राइट का ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ में? यहाँ पर नाइट्रेट में। तो नाइट्राइट का ट्रांसफॉर्मेशन अगर नाइट्रेट में यहाँ पर कहता हो, नाइट्राइट का ट्रांसफॉर्मेशन किस में? नाइट्रेट में। तो आपको यहाँ पर हमेशा कौन सा यहाँ पर टिक कर देना है? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर का यहाँ पर काम क्या है? ये जब भी यहाँ नाइट्रोजन साइकिल होती है, जो नाइट्रोजन साइकिल में क्या करता है, ये नाइट्राइट को यहाँ पर नाइट्रेट में क्या कर देता है? रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन गैलियम। गैलियम है जो, इसमें कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन मौजूद रहने वाले हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे, यानी कि आखिरी कोष में जो इसका आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। तो गैलियम के बारे में पता तो होना चाहिए आपको, गैलियम कहाँ पर पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो अगर बात करें यहाँ पर बोरोन फैमिली की, तो बोरोन यहाँ पर बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला यहाँ पर बात करेंगे हम। तो यहाँ पर बोरोन जो बोरोन फैमिली का होने वाला है, तो ये बोरोन फैमिली में आता है। बोरोन का कितना होता है? 2 और 3, ठीक है, 5 इसका होता है। तो इसके जितने ही इसके क्या रहेंगे? आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उतने ही इसके भी आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपका हटा नहीं रखा है इन्होंने, क्योंकि आपके जो पीरियोडिक टेबल में ये सब चीज़ें पीरियोडिक टेबल में दे नहीं रखी उसने, तो हम इतना इसको करने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स द फूड टू द स्टोमक। यहाँ पर आपके पेट तक, यानी कि आमाशय तक भोजन को कौन ले जाता है? कहाँ पर से होते हुए जाता है? स्प्लीन, ओएसोफेगस, सिस्टिक डक्ट, या फिर यहाँ पर
डुओडेनम। तो बात करें अगर यहाँ पर ओएसोफेगस की, तो ये यहाँ पर हमारे को पता है यहाँ से नीचे क्या होती है, यहाँ पर ओएसोफेगस होता है। फिर वो कहाँ ले जाता है भोजन को, हमारे पेट में ले जाता है, पेट यानी कि आमाशय में ले जाता है। तो ओएसोफेगस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रसिका जिसे हिंदी में कहा जाता है, यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पर, द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस इज कॉल्ड। तो अर्थ की सरफेस पे यानी कि उसके केंद्र यानी फोकस केंद्र जो होता है वहाँ पर से डायरेक्टली अगर हम ऊपर देखें यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है, खींच के लंब खींच के देखें, तो यहाँ पर क्या होता है, जो लंब ठीक ऊपर वहाँ पर बिंदु होने वाला है उसको क्या कहा जाता है, क्या उसे एपिसेंटर कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है, फिर हाइपोसेंटर यहाँ पर कहा जाता है। तो अगर बात करें यहाँ पर एपिसेंटर की, तो उसका राइट आंसर क्या होने वाला है, एपिसेंटर। एपिसेंटर टर्म आपने कहाँ पर सुना होगा, जब भी आप अर्थक्वेक के बारे में सुनते होंगे, यानी कि भूकंप जब आता है तो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि उसका एपिसेंटर यहाँ पर स्थित था। तो एपिसेंटर क्या होता है, जो उसका फोकस रहता है अर्थ का, अर्थ के फोकस पे अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए एक, तो वो वाला पॉइंट, सबसे ऊपर का पॉइंट जो होगा वहाँ पर ऊपर की स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, यहाँ पर एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ द मून। मून की बात करें तो मून अपने दूरी पर क्या करे, परिक्रमण करने, कितने टाइम में यहाँ पर परिक्रमण करता है, जितने टाइम में परिक्रमण करता है उसका आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं उसका आवर्तकाल, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये आवर्तकाल कितना होता है, 30 डेज का होता है, 27.3 डेज का होता है, 29 डेज का होता है, या फिर 24 डेज का होता है। तो अगर आप इस चीज़ से वाकिफ़ हों कि इसका क्या होता है, यहाँ पर आवर्तकाल कितना होता है, 27.3 डेज होता है, ये लोग आपको याद रख लेना है। आई थिंक ये पहले से भी आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर ये ड्रॉप कर दिया गया है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल, यानी कि जो यहाँ पर क्या है, जलीय चक्र है, उसका सबसे बड़ा भंडार कौन सा होता है। हिम के चादर यानी कि आइस शीट्स, रिवर्स नदियाँ, ओशियन महासागर, या फिर ग्राउंड वाटर। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर मौजूद रहता है, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर है, महासागरों में है, ओशियंस में सबसे ज़्यादा पानी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भंडार भी कौन होगा, तो ओशियंस ही यहाँ पर सबसे बड़ा भंडार होने वाले हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैज़ अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रियोसाइट्स। क्या है यहाँ पर भंडार है, किन चीज़ का भंडार है, एरिथ्रियोसाइट का भंडार है। अगर आपने कभी ब्लड रिपोर्ट्स देखी होगी अपनी, तो उसमें आपने एक टर्म देखा होगा एरिथ्रियोसाइट। ठीक है, ये क्या होता है, रक्ताणु, इनको क्या कर, रक्ताणु, ठीक है ना। तो यहाँ पर रक्ताणु जो होते हैं वो उसका यहाँ पर भंडार, सबसे बड़ा भंडार किस अंग में होता है, पेट में, अमाशय में, स्टोमक में, या फिर स्प्लीन, प्लीहा, हर्ट, हृदय, या फिर किडनी, वृक्क, जो हमारा किडनी होती है वहाँ पर होता है। तो बात करें यहाँ पर जो स्प्लीन है, तो स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन इज दी क्या है, लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ पर बात करें कहाँ पर, तो स्प्लीन में उसका सबसे बड़ा भंडार होता है, किसका, एरिथ्रोसाइट्स का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट के नाम से किसे जाना जाता है, कास्ट स्पिरिट के रूप में किसे जाना जाता है। फेनिटॉल को जाना जाता है, मिथेनॉल को जाना जाता है, फिनॉल को, या फिर एनिसॉल को। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, कौन सी चीज़ की, ये जो वुड स्पिरिट होता है यानी कास्ट स्पिरिट, वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यहाँ पर मिथेनॉल को। मिथेनॉल का यहाँ पर क्या कहा जाता है, वुड स्पिरिट कहा जाता है। और आपसे अगर केमिकल फॉर्मूला पूछ दिया जाए, आपसे यहाँ पर रासायनिक सूत्र पूछ दिया जाए मिथेनॉल का, तो आपको एक बात याद रखनी है, CH3OH इसका क्या होता है, यहाँ पर रासायनिक सूत्र होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पर CH3OH यहाँ पर रासायनिक सूत्र होता है, एक कार्बन में आ जाएगा, OH मतलब यहाँ पर ऑल यानी कि एल्कोहल। ठीक है ना, तो मिथेनॉल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका ड्रॉप कर लिया गया था। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट अंडर नर्मदा रिवर बेसिन। नर्मदा नदी बेसिन जो है उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा राज्य नहीं आता है, मध्य प्रदेश नहीं आता, या फिर महाराष्ट्र नहीं आता, राजस्थान नहीं आता, या फिर यहाँ पर गुजरात नहीं आता है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर है सी वाला राइट होने वाला है, क्योंकि जो राजस्थान है वो आपके नर्मदा रिवर बेसिन में नहीं आता है। बाकी ये तीनों के तीनों जो राज्य हैं यहाँ पर नर्मदा रिवर बेसिन में आते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है।
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ टॉक्सिक मेटल एक्यूमुलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबोलाइज यानी कि एक्सक्रीटेड एंड दस पास्ड ऑन द नेक्स्ट लेवल इज नोन एज, यानी कि कोई जीव है, समझो इस क्वेश्चन को, ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मछली समझ लो, मछली ने कोई क्या करी, टॉक्सिक चीज खा ली, टॉक्सिक चीज खा ली, अब उस चीज को वो पचा नहीं पाया, ठीक है, टॉक्सिक चीज एक तो हो जाएगी, टॉक्सिक चीज खा ले और उसको पचा दे तो वो खत्म हो गया, ठीक है ना। अब अगर बात करें उसने टॉक्सिक चीज खाई और उसको पचा नहीं पाया, ठीक है, तो उसके बॉडी में रह जाएगा। फिर क्या हुआ, मनुष्य, जैसे मनुष्य हम मछली खाते हैं, कई लोग मछली खाते हैं, मछली का सेवन करते हैं, तो मछली खाते हैं वो लोग, उस मछली को खा लेंगे, अब उसके बॉडी में जो टॉक्सिक यहाँ पर मटेरियल था वो पचा नहीं था, ठीक है, तो अब वो टॉक्सिक मटेरियल कहाँ चले गया, उस मनुष्य के शरीर में चला गया जिस इंसान ने उसको खाया था, तो अब वहाँ पर भी वो आदमी भी उसको पचा नहीं पाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, तो वही चीज़ हमसे पूछ रहा है कि कैल्सिनेशन यहाँ पर कहा जाता है कैल्सिनेशन कहा जाएगा, बायोलीचिंग कहा जाएगा, बायो मैग्निफिकेशन कहा जाएगा, बायो रिमेडिएशन कहा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यहाँ पर बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। किस रूप में जाना जाता है इसे, इसे जाना जाता है बायो मैग्निफिकेशन यानी कि जैविक आवर्धन के रूप में, ठीक है ना, समझ लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल, यानी कि जो शरीर में क्या होती है, ब्लड शुगर का लेवल होता है, उसको कौन सा हार्मोन यहाँ पर रेगुलेट करता है। तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको किस चीज़ के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, यहाँ पर बॉडी में जो ब्लड शुगर होता है उसके लेवल को रेगुलेट करता है। जो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड शुगर होता है बॉडी में, उसके लेवल को कौन रेगुलेट करता है, कौन सा वो हार्मोन है, तो वो हार्मोन कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हमको दिया गया है, इंसुलिन। इंसुलिन वो हार्मोन है जो ब्लड शुगर है जो बॉडी में, उस चीज़ को, उसके जो लेवल है उसको यहाँ पर रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन बॉटम ऑफ द वाटर मास, निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण में जल द्रव्यमान के तल में रहने वाले जीव शामिल होते हैं, यानी कि कोई क्या है, वाटर बॉडी है, उसमें जो सबसे नीचे जल के तल होता है ना, जल का तल कहाँ होगा, नीचे होगा जमीन, ठीक है, नीचे जमीन है, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, तो जल का तल सबसे नीचे उसके, यानी कि उसमें उस रहने वाले जीवों को क्या कहा जाएगा, वही चीज़ हमको यहाँ पर बतानी है। क्या उनको न्यूस्टन कहा जाता है, बेंथोस कहा जाता है, बीटल्स कहा जाता है यहाँ पर, या फिर सेसाइल एल्गी कहा जाता है। तो अगर आप हिंदी में नाम पढ़ें इनके, पटलक, नितलक, वर्मपंखी या फिर स्थानबद्ध शैवाल, तो आपका जो ऑप्शन में बी है उसमें देखो हिंदी में किस तरीके से दिख रहा है, नितलक, यानी कि तल के नीचे, तल के नीचे, तो तल के नीचे यहाँ पर, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बेंथोस जो होता है, नितलक जो होते हैं, कौन से जीव हैं, जो जल द्रव्यमान के नीचे वाले तल पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट डज द थंब इंडिकेट्स इन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, थंब ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखें, तो इसमें हमको बताना है जो अंगूठा होता है, थंब होता है, ये क्या शो करता है, ठीक है, ये थंब होता है जो ये क्या शो करता है, तो थंब देखते हैं हम, थंब यहाँ पर क्या शो करता है, तो मोशन ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को शो करता है। फिर बात करें, ये तर्जनी होती है जो यहाँ पर इस वाली उंगली को कहते हैं तर्जनी, ठीक है, ये उंगली क्या शो करती है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। बात करें यहाँ पर जो ये मिडल फिंगर होती है क्या शो करती है, तो यहाँ पर ये शो करती है आपके करंट की डायरेक्शन को, तो यहाँ पर जो इंड्यूस करंट होता है उसके डायरेक्शन को कौन शो करता है, यहाँ पर ये वाला मिडल फिंगर होता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कौन, ये तर्जनी वाली उंगली करती है, और जो अंगूठा होता है ये मोशन ऑफ दी डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर को शो करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, दोनों के दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पर से बन जाएगा आपके पेपर में, और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है इसको याद रखने का, ठीक है। तीन उंगलियां हैं, तीनों कुछ ना कुछ बता रहे हैं, ऐसे राइट हैंड में भी 3 उंगलियां रहेंगी, तीनों के तीनों कुछ बताती रहेंगी, तो आप आसानी से याद कर सकते हो, और इसमें चांसेस है आपका क्वेश्चन बनने का कि 100% इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, What is the process that converts carbon dioxide from the atmosphere or dissolved in water into glucose molecule? अब बात करते हैं यहाँ पर वह कौन सी प्रक्रिया है जो वायुमंडल से या जल में विलीन कार्बन डाइऑक्साइड को
कार्बन डाइऑक्साइड को किस में चेंज कर रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज अणुओं में चेंज कर रहा है, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर चेंज कर रहा है। तो हमको पता है यार कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये काम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है। आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट कॉजेज जाइगेंटिज्म, यानी कि अतिकायता, बहुत विशाल जब शरीर हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा शरीर कब होगा, जब उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। और जब किसी की ग्रोथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उसके ग्रोथ हार्मोन पे, कि उसका ग्रोथ हार्मोन कितना एक्टिवेटेड है, उसका ग्रोथ हार्मोन कितना तेज़ी से काम कर रहा है, कब तक काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर शरीर उसका बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसमें किसका रोल होने वाला है, उसके ग्रोथ हार्मोन के रोल होने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन या फिर इंक्रीज थायराइड हार्मोन, डिक्रीज थायराइड हार्मोन या फिर डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका इंक्रीज्ड ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन अगर उसका बढ़ जाएगा तो उसका शरीर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको जाइगेंटिज्म क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा शरीर, यानी कि ठीक है, जाइगेंटिक बोलते हैं ना हम कि बहुत बड़ा। तो ऐसे जाइगेंटिज्म एक रोग होता है, उसमें क्या हो जाता है, शरीर बहुत बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो विच अमंग द फॉलोइंग आर फ्लैटन्ड मेम्ब्रस सेक्स प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, यानी निम्नलिखित में से पीटिका में मौजूद सपाट झिल्ली में थैलियाँ कौन सी है। यह बात करें, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर हो जाता है थैलेकोइड्स, ठीक है। थैलेकोइड्स ये भी आपके वैसे सिलेबस में है नहीं, 9th-10th के सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका आंसर नंबर ए आप देख लीजिए यहाँ पर थैलेकोइड्स। तो ये अगर आप क्या पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ेंगे जब क्या चीज़ यहाँ पर प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, उसको अगर डिटेल में आगे जाएंगे 11th या 12th में जहाँ पर भी ये होगा तो उसमें ये चीज़ें आती है, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल मूवमेंट्स वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ओवर कुंथीपुजा कुंथीपुजा रिवर इन केरला। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण आंदोलन केरल में कुंथीपुजा नदी पर जल विद्युत परियोजना के निर्माण का विरोध था। साइलेंट वैली मूवमेंट था, या फिर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, या फिर अपिको मूवमेंट, या फिर चिपको मूवमेंट। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है डायरेक्टली। फिर बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साइलेंट वैली जो मूवमेंट था ये आपका किस चीज़ से रिलेटेड था, यहाँ पर कुंतीपुजा नदी पर जो जल विद्युत परियोजना का निर्माण हो रहा था उसके विरोध में ये मूवमेंट यहाँ पर चला था। तो कुछ मूवमेंट है वो भी आप याद रख सकते हैं, आपके पेपर में पूछे गए, क्या पता पूछ ले, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं ये, तो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फेनिलिक एसिड इज अ, ठीक है, ये क्या है, एक एसिड है, नाम तो एसिड दे दिया उसने और ऑप्शन दे दिया उसने लुइस बेस, लुइस एसिड, लुइस ये क्या ऑक्सी एसिड, सिंपलेस अमीनो एसिड। ठीक है, तो डायरेक्टली कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसमें आपके सिलेबस का क्वेश्चन है नहीं, फिर भी इन्होंने हटा नहीं रखा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर है। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर SO3H, यहाँ पर ये लग जाता है, यहाँ पर NH2 लग जाता है। तो आंसर इसका क्या है, ए है। पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको, अगर आपके पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके के तो छोड़ देना। ठीक है, बाद में जब एग्ज़ाम होगा तो हटवा देना इन क्वेश्चंस को। ठीक है, वैसे आपकी बार ये देंगे नहीं इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बेइज्जती हो रही थी उनकी पिछली बार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड रिक्वायर्ड फॉर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए, तो सबको पता है यार, ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है। एक 15 किलोमीटर पर आवर अगर यहाँ पर क्या है स्पीड है किसकी, विंड की, तो आपके वो पंखे घूम सकेंगे ठीक से, उससे आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकेगी। इससे कम स्पीड में वो आपके लिए यहाँ पर काम नहीं चलने वाला आपका, इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो बेहतर है, पर 15 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर मिनिमम स्पीड होनी ही चाहिए विंड की, तभी आपका यहाँ पर क्या होगा जो विंड एनर्जी हो उसका प्रोडक्शन हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड। ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होना चाहिए था, ये भी उन्होंने हटा नहीं रखा है। ठीक है ना, फिर भी देख लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड। निम्नलिखित में से शीतलित द्रव का उदाहरण कौन सा नहीं है, पूछा है उसने। तो बात करें यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हमको पता है यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बाकी सब के सब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रबर क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। क्वार्ट्ज ग्लास है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। प्लास्टिक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। तो ये सारे के सारे बाकी क्या है यहाँ पर अतिशीतित द्रव हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड हैं, बट सोडियम क्लोराइड यहाँ पर क्या नहीं है, सुपर कूल्ड लिक्विड नहीं है। ठीक है ना, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
व्हाट इज द मेजर्स ऑफ द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी वस्तु द्वारा उसकी गति के आधार पर किए गए कार्य। देखो यार, उसकी गति थी उसके पास, उसके आधार पर कार्य किया गया है। अब उस कार्य को हम नाप रहे हैं, वर्क किया उसने, तो कौन सी एनर्जी में नापेंगे? पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, सरफेस एनर्जी होगी। तो यार मोशन की वजह से हो रहा है ना चीज़ें। किसकी वजह से हो रहा है? मोशन की वजह से। तो मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये वाला आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था ही। हाउ मैनी न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ड्यूटेरियम। यार इनसे बेसिक क्वेश्चन तो आपके हो ही नहीं सकते कुछ। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने देखा था प्रोटियम जो होता है उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होगा, ट्राइट्रियम में 2 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है ना, तो ये देख लेना आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। विच कॉन्टिनेंट इज मोर ससेप्टिबल टू ओजोन होल देन अदर्स। यानी कि संवेदनशील है कौन सा यहाँ पर महाद्वीप है जो ज़्यादा और महाद्वीपों की तुलना में ज़्यादा क्या है यहाँ पर संवेदनशील है ओजोन छिद्र के प्रति। आपको पता है जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर होल ज़्यादा है। ठीक है, जो ओजोन का होल था वो ज़्यादा था। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सबसे ज़्यादा यहाँ पर होने वाला है, सबसे ज़्यादा संवेदनशील है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन वन टैक्सॉन ओनली। ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, पर इसको हटाया नहीं उन्होंने, फिर भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केवल एक वर्गक के बारे में जानकारी होती है? कैटलॉग, मैनुअल्स, कपलेट या फिर मोनोग्राफ। जो मोनोग्राफ होता है, मोनोग्राफ में नाम ही उसका मोनो आ गया। मोनो का मतलब सिर्फ एक चीज़ के बारे में। ठीक है, तो सिर्फ एक मोनो का मतलब एक होता है, तो वन टैक्सॉन ओनली। मोनो का मतलब वन टैक्सॉन ओनली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड टू स्टॉप इफ अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट। देखो कोई बॉडी है, कितने की मास है बॉडी का? 20 kg मास की कोई बॉडी है। ठीक है, ये क्या कर रही है? मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यानी कि इसका यू कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है। 15 मीटर पर सेकंड इसका यू है। और ये क्या कर जा रही है? उसके बाद मूविंग एंड स्टॉप, उसके बाद ये क्या हो जा रही है? स्टॉप हो जा रही है। यानी कि इसका वी कितना है? 0 मीटर पर सेकंड है। 0 मीटर पर सेकंड इसका वी हो जाता है, अंतिम वेग जिसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। फिर यहाँ पर बात करते हैं रिटार्डिंग फोर्स। एफ जो लग रहा है, एफ कौन सा कितना लग रहा है इसमें? 50 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, और ये बात कर रहा है क्या निकालना है यहाँ पर? कितना टाइम उसको रुकने में लगने वाला है, यानी कि टाइम हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो टाइम कितना लगने वाला है वो हमको यहाँ पर निकालना है। तो देखो टाइम निकालना है हमें, तो टाइम तो हमको पता है वी यू और ए के बीच में जो रिलेशन था वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक यहाँ पर क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है शायद, सही है, सबको पता होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। और यहाँ पर देखें अगर कि हमको ये टी निकालना है, तो टी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? यहाँ पर वी चाहिए, यू चाहिए और ए चाहिए। और यहाँ पर वी हमको पता है, यू हमको पता है, बट हमको ए नहीं पता। तो ए निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि ए के लिए उसने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दिया हमें। एम दे रखा है उसने और एफ दे रखा है, तो यहाँ से ए निकल जाएगा हमारा, क्योंकि हमको पता है एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू उसने 50 न्यूटन दे रखी है, एम की वैल्यू उसने 20 दे रखी है, और हमको ए निकालना है। हमको यहाँ पर ए निकालना है, तो ए इक्वल टू 50/20 हो जाएगा, 50/20। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा ए की वैल्यू। ए जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, तो इसके निगेटिव वैल्यू आने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, वी की वैल्यू हमको पता है 0 है, यू की वैल्यू यहाँ पर 15 है, और ए की वैल्यू यहाँ पर क्योंकि वो क्या है? रिटार्डेशन है, तो निगेटिव आएगी, तो 2.5 हो जाएगा। और यहाँ पर से टी हमको निकालना है। तो अगर मैं 2.5 टी को यहाँ ले जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 15 बच जाएगा। और यहाँ पर से अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टी की वैल्यू निकालता हूँ, तो टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 15/2.5 आ जाएगा। और अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है? 6 दूनी 12 और 3 15, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 सेकंड मेरा आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6 सेकंड आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है?
हु एमंग द फॉलोइंग गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर यहाँ पर देखें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को, एंटोनी लेवाइजर जो था, उन्होंने यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का यहाँ पर नियम दिया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो गया है। ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ बायोस्फीयर्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। यानी कि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कितने वायुमंडल की घोषणा की गई है। पेपर कब हुआ था आपका, 18 जुलाई 2021 के, ठीक है, जुलाई में हुआ था। तो उससे पहले की बात चल रही है, तो करंट की बात है। तो करंट उस टाइम पे अगर बात करें तो यहाँ पर कितने थे, 18 यहाँ पर क्या थे, बायोस्फीयर थे, ठीक है ना। बट अगर आज की बात देखें तो आज का आप देख सकते हो, वैसे तो उस टाइम 18 थे तो शायद 18 ही होने चाहिए, क्या पता उसके बाद अगर ऐड हुए एक दो तो वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। उस टाइम के हिसाब से यहाँ पर 18 थे, तो ये हमने 18 टिक किया हुआ है। इसमें एडिशन देख लेना, अगर कुछ ऐड हुआ है तो बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ऐड होता है तो बढ़ जाएंगे, नहीं तो इतने ही रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करंट रेटिंग वैल्यू फॉर अप्लायंसेज सच एज गीजर्स होते हैं जो एयर कूलर्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द हाउस होल्ड। यानी कि घरेलू रूप से घरों में जो विद्युत परिपथ होते हैं उनमें उपयोग किए जाने वाले गीजर, एयर कूलर जैसे उपकरणों के लिए निर्धारित विद्युत धारा का मान दर क्या है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर 15 एम्पियर। तो यहाँ पर उनके लिए मान क्या है, 15 एम्पियर है। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस में किसका, यहाँ पर किसी पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है। तो उसकी बात करें, मास ऑफ द सब्सटेंस कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी कहलाती है, या फिर एवरेज डेंसिटी कहलाती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ऊपर क्या आएगा, किसी पदार्थ का घनत्व, ठीक है, पदार्थ का घनत्व। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और किसके साथ, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। और वाटर की डेंसिटी कब, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी के साथ क्या निकाल रहे हैं, किसी सब्सटेंस का यहाँ पर सब्सटेंस की डेंसिटी का रेशियो अगर निकालते हैं तो उससे क्या निकल कर आता है, उससे यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो निकल कर यहाँ पर आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमसे क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली डू दी व्हीट बिलोंग टू। देखो यार क्या है, यहाँ पर गेहूं जो है वो कौन से कुल से यहाँ पर संबंधित है। तो अगर आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपका 11th का होना चाहिए, 11th का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया है। फिर भी 2-4 चीज़ें देख लेना, जैसे इसने क्या पूछा है, पिछले पेपर में भी इन्होंने पूछा था, जैसे किस चीज़ के, जो घरेलू मक्खी थी, तो उसके लिए यहाँ पर कुल के बारे में पूछा था इसने। तो ये क्या पता आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके कुल 2-4 चीज़ों के कुल के बारे में यहाँ पर देख लेना। जैसे इसका यहाँ पर क्या होने वाला है, गेहूँ का कुल जो होता है यहाँ पर पोएसिया, पोएसिया इसका क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। तो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है व्हीट, तो वो फैमिली यहाँ पर पोएसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, प्राकृतिक उपग्रह, तो आप सबको पता है मून यहाँ पर आंसर है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देते हैं, चूज दी मल्टीलेटरल ट्रीटी साइन टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन दिस सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। जंगली पशुओं और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा नहीं होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए हस्ताक्षरित बहुपक्षीय संधि कौन सी थी। और ये वाला क्वेश्चन शायद हमारा पहले भी यहाँ पर आया था, और इसका आंसर नंबर सी यहाँ पर हमने टिक किया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही, यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। ये वाला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड्स यूज एज अ एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या होता है, अपघर्षक क्या होता है। देखो अपघर्षक का मतलब क्या होता है, जैसे समझो देखो कोई आदमी है, ठीक है, एक ऐसा आदमी आया तुम्हारे सामने, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर रहा, 1 साल से नहा नहीं रखा है, वो आदमी 1 साल से नहाया हुआ नहीं है। तो अब तुमको क्या करना, उसको नहलाना ढंग से। तो क्या करोगे, तुम एक कुछ ऐसे चीज़ पकड़ोगे जिससे वो ढंग से घिस सको उसको, ठीक है ना। तो ढंग से घिस सकोगे तो वो कैसा होना चाहिए, खुरदुरा होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या होती है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जो खुरदरी चीज़ होती है उसको ही अपघर्षक कहा जाता है। तो यहाँ पर से हमको बात करनी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड्स इज यूज एज एन एब्रेसिव। अपघर्षक के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है, तो वो यहाँ पर किसका कार्बाइड होता है,
SiC यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है खुरदरा टाइप का अपघर्षक होता है, उसका किसके एब्रेसिव के रूप में यहाँ पर यूज किया जा सकता है। ठीक है वो जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने वो। ठीक है, ये चीज़ अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अबे 96 कहाँ से आ गया दोबारा, 95 के बाद 96 तो हमने क्या किया था, 94, 93, 92 में भी वही आ गया क्या। अबे यार क्या ये एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर दिया, छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम, अबे ये भी 97 में दोबारा कर दिया। अबे यार 2 क्वेश्चन कहीं गायब हो गए भाई। चलो ये वाला देखते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम जो होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है वैक्यूम में। यहाँ पर जो स्पीड है किसी की लाइट की वो क्या होती है, सबको पता है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जब मीटर पर सेकेंड की बात करेगा तो 10⁸ लिखना है। अब किलोमीटर पर सेकेंड करेगा तो 10⁻³ से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पर उसने किलोमीटर पर सेकेंड में पूछा है तो 5 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछता है, व्हेन वाज लास्ट टाइम इंडिया फेस सुनामी। भारत को अंतिम बार सुनामी का सामना कब करना पड़ा था। तो आपने सुना होगा 2004 में यहाँ पर बहुत बड़ा सुनामी यहाँ पर आया था इंडिया में जिसने बहुत तबाही मचाई थी। ठीक है ना, तो वो किस दिन को आया था यहाँ पर, तो वो आया था यहाँ पर 26 दिसंबर 2004 के दिन। 26 दिसंबर 2004 के दिन वो आया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सबसे आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन आपका क्या था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, तो इसको हम करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका जो पेपर हुआ था कौन सा, 18 जुलाई 2021 को शिफ्ट 2 का, वो वाला हमने आज यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसकी PDF मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी मैंने इसके पिछले वाला PDF भी उसमें अपलोड नहीं किया है, जो शिफ्ट 1 का था वो भी अपलोड कर दूंगा। दोनों के दोनों आप लोग यहाँ पर क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, आंसर चेक करने के लिए आप इसको मैच कर सकते हो। मैंने सारे के सारे आंसर आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।